तो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी देखते हैं जिसका नाम होपर होता है। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मुझे जंगल में जाना है किसी रिसर्च के लिए, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। होपर के साथ उसका डॉग भी होता है और अब वो जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। होपर एक आर्कियोलॉजिस्ट था। वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसका डॉग एकदम से भौंकने लग जाता है। वो उस तरफ जाता है तो उसे एक केव दिखाई देती है जो कि काफी मिस्टीरियस थी। उसके अंदर कोई इंसान खड़ा हुआ था। वो कोई काउबॉय लग रहा था। वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। इसी जंगल में होपर को एक वैन दिखाई देती है जो कि उसके पेरेंट्स की थी, यानी उसके पेरेंट्स भी कभी यहाँ पर आए और उसके बाद खो गए। उसको अपने पेरेंट्स की वैन में से कई चीजें मिलती हैं, यानी कि कुछ फोटोग्राफ्स और कई चीजें जो कि उसके पेरेंट्स के यूज में थी। वहाँ से वो सीधा घर आ जाता है। वो सीधा अपनी असिस्टेंट के पास जाता है। उसका भाई भी उसके साथ होता है। तो होपर अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इस मामले में मदद लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो जंगल काफी ज्यादा अजीब है। वहाँ पर अजीबोगरीब केव्स हैं जिसमें मुझे एक मिस्टीरियस सा आदमी भी दिखाई दिया है। तो बेहतर होगा कि मैं अकेला वहाँ पर जाऊँ और पहले खुद सारी चीजों को देखूँ, और अगर मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो उसके असिस्टेंट कहती है कि ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा, मैंने भी सुना है कि वो जंगल काफी अजीब है। फिर हम देखते हैं कि होपर दोबारा से उस फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और अब रात हो चुकी थी। होपर अपनी टॉर्च ऑन किए उस केव की तरफ दोबारा जाता है तो वो देखता है कि वो काउबॉय अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी पोजीशन में, ना वो मूव कर रहा है और ना ही कहीं जा रहा है। तो होपर कहता है कि कुछ भी हो, मैं आज इस बात का पता लगा के रहूंगा कि केव के दूसरी तरफ क्या है और कौन सी ऐसी चीज है जिसे आदमी देखकर यहीं रुक गया। लेकिन उससे पहले वो अपनी सेफ्टी के लिए दूसरी तरफ रस्सियां बांध देता है कि अगर कोई मसला हो जाए तो मैं इनको पकड़ के यहाँ से भाग सकूं। और फिर उसके बाद वो अपनी टॉर्च लिए और अपना बैग पहने केव के अंदर जाने लगता है। वो जैसे ही केव के अंदर एंटर होता है तो उसे लगता है जैसे कोई इनविजिबल वॉल है वहाँ पर। वो उसे हाथ लगाता हुआ उसे क्रॉस कर जाता है और जैसे ही वो उसे क्रॉस करता है तो देखता है कि उसके सामने खड़ा आदमी यानी वो काउबॉय भी चलने लगता है, मूव करने लगता है। ये देखकर होपर को काफी हैरानी होती है, लेकिन अभी भी उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आगे क्या है आखिर। इस बात को 2 दिन गुजर जाते हैं और होपर अपने घर नहीं आया होता। तो उसकी असिस्टेंट उसके घर में काफी परेशान हो रही होती है। जो लड़का उसके साथ था वो उसका भाई होता है। तो वो अपनी बहन से कहता है कि तुम परेशान न हो, हम प्रोफेसर होपर की दोस्त को कॉल करते हैं और उनकी गाड़ी में उस जंगल में जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रोफेसर मिल जाएंगे। उसके बाद वो प्रोफेसर होपर की दोस्त को कॉल करते हैं तो उस लड़की की छोटी बहन और उसका क्लासमेट भी उनके साथ चल पड़ते हैं। अब वो सब मिलकर अपनी गाड़ी में उस जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। यानी इस गाड़ी में 5 लोग थे, प्रोफेसर होपर की असिस्टेंट, उनका भाई, प्रोफेसर होपर की दोस्त, उनकी छोटी बहन और उसका क्लासमेट। इन्होंने किसी को नहीं बताया होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। और फाइनली कुछ टाइम में ये लोग उस जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि प्रोफेसर होपर की गाड़ी वहीं पर है और साथ ही साथ वहाँ पर एक वैन भी खड़ी हुई है। उस वैन में उन्हें कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर होपर यहाँ पर अपने पेरेंट्स की तलाश में आए थे। वो आगे बढ़ते हैं और सारे अलग अलग डायरेक्शन में उस जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन तभी सारे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जो कि वही केव थी और उन्हें वो रस्सी नजर आती है जो कि प्रोफेसर होपर ने लगाई थी। कई दिन गुजरने की वजह से वो रस्सी अब कमजोर हो चुकी थी। वो पांचों उस केव के अंदर देखते हैं तो वहाँ खाई होती है। तो वो उस छोटी बच्चे के क्लासमेट से कहते हैं कि आप बाहर ही रुको, आप अपने पास वॉकी टॉकी रखो और हम चारों अंदर जाते हैं, अगर कोई मसला हो तो हम आपको बता देंगे और आप भी कांटेक्ट में रहना। और इसके बाद वो चारों खुद को रस्सी से बांधकर उस खाई में जाने लगते हैं। अभी वो लोग ज्यादा नीचे नहीं गए होते कि उन्हें भी वही इनविजिबल वॉल दिखाई देती है, यानी वो उसको फील करते हैं। अंदर केव में हम प्रोफेसर होपर को देखते हैं जो कि ये बात नोटिस करते हैं कि केव के बाहर लाइट ब्लिंक कर रही है। तो हमें ये बात यहाँ पर पता चलती है कि जो कोई केव के अंदर होता है उसके मुताबिक टाइम सही चल रहा होता है, लेकिन जो केव के बाहर होता है उसके मुताबिक केव के अंदर का टाइम काफी ज्यादा स्लो होता है। और इसी तरह जो केव के अंदर होता है उसके मुकाबले में बाहर का टाइम काफी ज्यादा तेज होता है। इसीलिए तो अंदर प्रोफेसर को दिन और रात के गुजरने का टाइम ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज ब्लिंक कर रही हो, और जब प्रोफेसर बाहर थे तो उन्हें लग रहा था कि वो काउबॉय रुका हुआ है जबकि वो अंदर चल रहा था। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस केव में आखिर ऐसा क्या है जो केव के अंदर का टाइम गुजरता ही नहीं है। तो इसकी वजह है वही फाउंटेन ऑफ यूथ, यानी वही जवान कर देने वाला कुआं। दूसरी तरफ हम उन चारों को देखते हैं जो कि केव में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वॉकी टॉकी पर उन्हें कोई डिस्टॉर्शन सुनाई देती है जो कि उसी क्लासमेट की थी और वो कह रहा होता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए केव से बाहर। और जैसे ही लोग उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उस छोटी बच्ची का क्लासमेट वहाँ पर मरा पड़ा है। उस बेचारे बच्चे की डेड बॉडी थी वहाँ पर। ये लोग हैरान हो रहे थे कि हम अभी अभी तो केव के अंदर आए तो ये बेचारा कैसे मर गया। तो फिर उन्हें भी ये राज पता चलता है कि हम तो बेशक अभी केव के अंदर आए लेकिन बाहर काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका था, मैक्सिमम 3 से 4 दिन हो चुके थे उन्हें केव में आए हुए। तो वो बेचारा बच्चा बाहर इनका वेट करता रहा और जब उसने केव के अंदर आने की कोशिश की तो वो गिर गया और वहाँ कुछ लोग उसे मार गए। ये जानने के बाद
बाद सारे लोग काफी दुखी हो जाते हैं और काफी उदास होने लगते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेसर होपर की दोस्त काफी डरी हुई होती है और वो कहती है कि अगर हम यहाँ से जल्द बाहर ना निकले तो हम मारे जाएंगे। वो कहती है कि हमें बाहर निकलना होगा और वो केव से एक रास्ता ढूंढ के जब बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर की दुनिया तो बदली हुई है। जहाँ पहले जंगल हुआ करता था वहाँ अब कुछ भी नहीं था। वो सारी जगह एक डेजर्ट और एक पथरीले इलाके में बदल चुकी थी। हवा भी इस तरह की नहीं थी कि उसमें सांस लिया जा सके और सबसे बड़ी मुसीबत की बात कि वहाँ पर स्टॉर्म आ रहा था। ये सब देख के उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। लोगों को यही लगता है कि केव में आए हुए उन्हें थोड़ा सा टाइम क्या हुआ कि बाहर की दुनिया में कई हजार साल गुजर गए और यहाँ पर ये चेंजेस आ गए। वो नोटिस करती है कि आसमान में एक स्पेसशिप है जो कि दिखने में काफी अजीब थी और ट्रायंगुलर शेप की थी। उसको इन सब पे यकीन नहीं आता तो वो अपने मोबाइल से इसकी रिकॉर्डिंग करने लगती है और वो डर के मारे जल्दी से केव के अंदर आ जाती है और अपने सब दोस्तों को बताती है कि दुनिया तबाह हो रही है। दुनिया 1000 साल आगे चली गई है और वो डिस्ट्रक्शन की तरफ आ रही है, जबकि केव के अंदर इसका कोई असर नहीं हो रहा। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हारी बात कैसे मान लें, तुम्हें तो अभी बाहर गए हुए 1 सेकंड भी नहीं हुआ और तुम वापस भी आ गई। तुम प्लीज ऐसे टाइम पे हमारे साथ झूठ मत बोलो। तो वो कहती है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तुम ये वीडियो देख लो। और जैसे ही वो उन लोगों को ये वीडियो दिखाती है जो कि स्टॉर्म की थी, स्पेसशिप की थी और सब चेंजेस उसमें साफ दिखाई दे रहे थे, तो उसके साथी भी काफी डर जाते हैं और प्लान करने लगते हैं कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए, क्योंकि बाहर की दुनिया तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और वो अपनी सारी जिंदगी इस केव के अंदर तो नहीं गुजार सकते ना। अब ये चारों काफी परेशान होते हैं कि तभी केव के अंदर एक लैडर आती है जो कि काफी एडवांस लग रही थी और उस पर से एक आदमी होता हुआ नीचे आता है जिसने रोबोटिक ड्रेस पहन रखा था। वो कोई 8 फुट का जवान लड़का था। वो एक नॉर्मल इंसान ही था, लेकिन बाहर 1000 साल गुजर जाने की वजह से वो काफी एडवांस हो चुका था। उन लोगों ने काफी एडवांस सूट पहन रखे थे। वो चारों से डरने लगते हैं, लेकिन वो इनको कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि मैं एक इंसान ही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ वाइल्ड लोग आ जाते हैं, जंगली लोग, और हमें ये फील होता है कि जैसे वो लोग भी अपने जमाने में इस केव में आकर फंस गए होंगे। वो उस आदमी को खतरा समझ के उसे मार डालते हैं। अब ये चारों काफी डरे हुए थे और केव में आके भरने लगते हैं, तो देखते हैं कि प्रोफेसर होपर के पेरेंट्स भी वहीं पर हैं। वो समझ जाते हैं कि ये बेचारे भी हमारी तरह केव में आए और इन जंगली लोगों ने इन्हें भी खतरा समझ के मार डाला। लेकिन जब वो जंगली लोग इनको देखते हैं तो वो प्रोफेसर होपर के असिस्टेंट के भाई को मार डालते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली फ्यूचर से आया हुआ वही लड़का वहाँ पर दोबारा आ जाता है जो कि मरा नहीं था। हो सकता है कि उसने किसी टेक्नोलॉजी का यूज किया हो। वो उस लड़के को 7 गहरे पानी में डाल देता है, जिसके बाद वो लड़का जिंदा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पानी कहीं उसी फाउंटेन का तो नहीं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये पानी उसी फाउंटेन से आ रहा था और इसको हीलिंग वाटर भी कहते थे। यानी अगर एक तरफ इंसान को जवान रखता था तो दूसरी तरफ उसको ठीक भी कर सकता था। लेकिन वो जंगली लोग आकर दोबारा से उस फ्यूचर से आए इंसान का मास्क उतार देते हैं, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में काफी मसला होता है और वो मरने लगता है। लेकिन मरने से पहले वो अपने एडवांस सूट से एक रे निकालता है, जिससे कुछ न्यूज चलने लगती है। मैंने आपको बताया था ना कि ये सब लोग अपने पेरेंट्स को बिना बताए आए थे और जब से केव में आए थे उसके कई साल बाद तक इनके पेरेंट्स इनका इंतजार करते रहे और बस यही न्यूज फ्यूचर से आया हुआ इंसान इनको दिखा रहा था कि उनके पेरेंट्स कितने वरीड थे, जिसे देख के इन सब बच्चों को काफी दुख होता है। साथ ही साथ एक और न्यूज आती है कि दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और फ्यूचर के लोगों ने एक स्पेसशिप बनाया है। ये वही स्पेसशिप था जो कि उस लड़की ने बाहर आसमान में देखा, ट्रायंगुलर शेप स्पेसशिप। उन्हें ये बताया जाता है कि ये स्पेसशिप इसलिए बनाई गई है ताकि जितने भी इंसान बच गए हैं उनको लेकर मार्स पर जाया जा सके और मार्स पर भी काफी रिसर्च हो गई है कि वो रहने के काबिल है जगह। प्रोफेसर होपर के असिस्टेंट के भाई को कुछ तजस्सुस होने लगता है, उसे सस्पेंस होने लगता है, तो वो आगे बढ़ता है। वो देखता है कि प्रोफेसर होपर भी वहीं पर गिरे हुए हैं और उनके बिल्कुल आगे ही एक और इनविजिबल वॉल है जिसमें ब्लू लाइट थी और उसमें टाइम इतना ज्यादा स्लो था कि उसमें मौजूद हर कोई इंसान पॉज फॉर्म में नजर आ रहा था। यानी ऐसे लग रहा था जैसे सब के सब स्टैचूज हों। वो लड़का ये सारी चीजें देख के काफी हैरान रह जाता है और सबसे बड़ी बात कि फाउंटेन ऑफ यूथ इसी के अंदर था। तभी तो इसका टाइम कितना ज्यादा स्लो था। उसके अंदर कुछ लोग इसी फाउंटेन के लिए लड़ रहे थे। अब उस असिस्टेंट के भाई को भी कुछ होने लगता है और वो कहता है कि मैं देखूं तो सही कि बैटल कौन जीतता है। वो उस इनविजिबल वॉल को क्रॉस करने ही वाला होता है कि हॉपर उसे पीछे से रोक लेता है और उसे कहता है कि मत जाना वरना तुम मारे जाओगे। अब बाकी बच्चे लोगों को फ्यूचर से आया क्या इंसान बता चुका था कि अगर मेरी आई हुई लेटर से तुम लोग वापस से ना गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा और अब उन लोगों के पास काफी कम टाइम बचा था। दूसरी तरफ प्रोफेसर होपर काफी जख्मी हो चुके थे, तो वो उन सब से कहते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर हूँ, तुम लोग मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में मत डालना। और ये सुनते ही वो सारे लोग उस लेटर से ऊपर चढ़ने लगते हैं और जब प्रोफेसर होपर की दोस्त उस सीढ़ी से ऊपर जा रही होती है तो देखती है कि उस केव की एंट्रेंस पे सिर्फ पानी ही पानी है जो कि ऊपर की तरफ ही था, नीचे नहीं आ रहा था। वो अपना हाथ उस पानी के ऊपर करती है तो कोई अजीब सी क्रिएचर उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेती है। जैसे ही कोई उसे ऊपर खींचता है तो हम देखते
देखते हैं कि केव के अंदर का टाइम स्टॉप हो गया है। जाहिर है कि वो बाहर आ चुकी थी तो उसे यही लग रहा था कि केव के अंदर के लोग मूव ही नहीं कर रहे। वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसके मुंह पर वो क्रिएचर मास्क लगा देती है और उसका ड्रेस भी काफी एडवांस हो चुका था। वो प्लान करती है कि मैं केव के अंदर जाके अपने साथियों को भी बचाऊंगी। वो अंदर जाती है और कुछ रस्सियों की मदद से अपने सारे साथियों को ऊपर ले आती है। वो जंगली लोग भी इनको ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो पागल हो चुके होते हैं। ये लोग उन जंगली लोगों को तो अपने साथ नहीं लेते, लेकिन वहाँ पर मरे हुए सारे लोगों को अपने साथ ले आते हैं और उस ट्रायंगुलर स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। और मजे की बात ये थी कि स्पेसशिप में वो हीलिंग वाटर भी था, यानी उस फाउंटेन ऑफ यूथ का कुछ पानी जो कि इन्होंने एक टैंक में फिल कर लिया था और इसको यूज करके सारे मरे हुए लोग जिंदा हो रहे थे। और अब ये लोग जाने वाले थे मार्स की तरफ। अब यही इनकी एक छोटी सी दुनिया बची थी। बाद में ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम केव में दोबारा जाएंगे और जितने भी लोग बचे हैं उन्हें भी मार्स में ले आएंगे, क्योंकि अब इनका दुनिया के साथ कोई लिंक नहीं रहा था, क्योंकि दुनिया हो चुकी थी अब तबाह और अगली आने वाली जिंदगी इनकी मार्स पर ही गुजरने वाली थी। और यहीं पर इस अजीब सी मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।